संघ के पदाधिकारियों को मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा। वो केस देश के विभिन्न कोने में जो लोहे और कोयले की खदानें हैं, जिन खदानों से उद्योगपति अरबों खरबों रुपए का राजस्व कमाते हैं, सरकार राजस्व कमाती है, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस उत्खनन से जो उनके जीवन में दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसके लिए, उसके सुधार के लिए, वहां के लोगों के विकास के लिए, वहां के रोजगार के लिए, वहां के लोगों की सुख सुविधाओं में खर्च के लिए एक ऐतिहासिक डिसीजन देता है। वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था केंद्र सरकार को यह कहने के लिए कि जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण है, उस क्षेत्र के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होने वाले जिलों के लिए आपको सरकारी राजस्व का 30% पैसा उनके सुविधाओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए खर्च करना है, जिसका नाम है DMF। D से डिस्ट्रिक्ट, M से माइनिंग और F से फाउंडेशन। आपको मालूम है, आप में से कितने लोगों ने बस्तर में पहला डीलर देखा है? हाथ उठाए। कितने लोगों ने देखा है? और जो नहीं देखे हैं वो जरूर जाए। बस्तर इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहां से जितना पैसा राज्य सरकार चलाने के लिए उत्पन्न होता है, उतना रायपुर की राजधानी से भी नहीं होता। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस से पूर्व भी और विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी मांग उठाई, और वो ये उठाई कि बस्तर के लोगों का विकास करना है, बस्तर के लोगों की समस्याएं समझनी है, बस्तर के लोगों का उत्थान करना है। तो रायपुर में बैठकर नहीं, जगदलपुर को उपराजधानी बनाकर यहां बैठकर कीजिए, तब आपको बस्तर के लोगों की समस्याएं और उनकी आवश्यकताएं समझ में आएंगी। तो DMF क्या होता है? पहला डीला से कोई बता पाएगा कि एक साल में कितना लोहा निकलता है? मैं मंचासीन हमारे पदाधिकारियों से भी आग्रह चाहूंगा, यदि आप लोगों को पता हो तो जरूर बताएं। किसी को पता है? 2019 में NMDC के डायरेक्टर, जिसे CMD कहा जाता है, श्री ब्रिजेंद्र कुमार जी ने बताया था कि बस्तर से हम 19 लाख टन लोहा प्रति वर्ष ले जाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक टन का कीमत 3,465 रुपए है। तो 19 लाख का गुणा 3,465 रुपए से कर दीजिए, जो आंकड़ा आएगा वो टोटल NMDC का उत्खनन और बेचने का रेट है। अब उसमें आप राज्य सरकार का टैक्स अलग कर दीजिए, और जो राज्य सरकार का टैक्स है उसका 30% पैसा बस्तर के हक में खर्च करने के लिए जिस खजाने में जाता है, उसका नाम है DMF। और बस्तर के 20,000 कर्मचारियों को उनके मान सम्मान का वेतन देने के लिए उन्हें राज्य सरकार के बजट पर आग्रह करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो जनजातीय सलाहकार परिषद में, जिसके सम्मानित सदस्य बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा के विधायक लकेश्वर बघेल जी हैं, दंतेवाड़ा की विधायक श्रीमती देवती कर्मा जी हैं, और जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो उस पर प्रस्ताव ला सकते हैं कि बस्तर के
जितने भी कर्मचारी हैं, अगर आप डॉक्टर को 1.5 लाख तनख्वाह दे सकते हैं डीएमएफ के पैसे से, अगर आप डीएमएफ के पैसे से विभिन्न नियुक्तियां कर सकते हैं, तो मेरे बस्तर के 20,000 जो वास्तविक कर्मचारी हैं, जो सफाई के नाम पर बस्तर की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें क्या आप 365 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, कलेक्टर दर के हिसाब से 12,000 8,000 नहीं दे सकते? क्या वास्तविक सवाल पूछने की जरूरत है। हम राज्य सरकार और कैबिनेट की बात करते हैं, हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसी संविधान के रचयिता महान बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इस मंच पर बैठकर अपनी बात रखने का अधिकार दिया। और उसी संविधान में सन 1994 में संशोधन होकर पेशा कानून बना था। 5वीं अनुसूची बस्तर और सरगुजा में लागू है। बस्तर और सरगुजा के अंदर में केंद्र और राज्य सरकार का कोई भी कानून यदि इस क्षेत्र के अंदर में अनुकूल नहीं है यहां के लोगों के लिए, तो माननीय राज्यपाल के निर्देशन में बनी जनजाति सलाहकार समिति उसे निरस्त भी कर सकती है, उसे लागू करने से रोक भी सकती है, या उसमें संशोधन भी कर सकती है। और साथ ही साथ उसे वित्तीय प्रभार भी है कि वो अपने क्षेत्र के कर्मचारियों, अपने क्षेत्र के रहने वाले लोगों के विकास या आवश्यकताओं के लिए किसी योजनाओं के बजट को यहां से वहां स्थानांतरित कर सकती है। हमें जरूरत है सही दिशा में मेहनत करने की। हमें जरूरत है अपनी शक्ति को केंद्रित कर कर एक लक्ष्य पर निर्धारित करते हुए अपने मुट्ठी को बंद कर कर शक्ति को वहां पर मारने की। इससे पहले कांकेर के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने अपने ओजस्वी भाषण में संगठन की मजबूती की बात करी। मैं उनकी बात का 100% समर्थन करता हूं। संगठन है तो हम सब हैं, हम सब हैं तो बल है, बल है तो हिम्मत है, और हिम्मत है तो जीत सुनिश्चित है। नेताओं पर भरोसा करने की जगह आपको खुद पर और खुद के संगठन पर भरोसा करना होगा। भारत का पवित्र किताब भारत का संविधान है। बाबा साहब ने हमें संविधान में ऐसे अधिकार दे दिए हैं जिस अधिकार को कोई भी चाहे तो हमसे छीन नहीं सकता। हमारा आंदोलन करने का अधिकार हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। एक समय संघ को भी रजिस्ट्रेट नहीं करने दिया जाता था, उनकी बात सुनने नहीं दी जाती थी, पर श्रमिक कानूनों में बदलाव हुआ और उस बदलाव का आज ये आयाम है कि यहां हजारों की भीड़ जो माननीय सम्माननीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में एकत्रित है, वो पूरे शहर में और पूरे बस्तर में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। मैं जब आ रहा था तो मुझे लोग बता रहे थे, भाई साहब आज बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, कोई संग्राम होने वाला है क्या? मैंने कहा मुस्कुराते हुए, ये संग्राम नई जीत के उद्घोष का है। यह संग्राम गूंगी बहरी सरकार को सुनने के लिए मजबूर करने का है। बाबा साहब का नाम तो आप सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? कितनी माता बहनों ने सुना है? जोर से बताओ, सुना है? सुना है? चुनाव से पहले 2018 के 1 महीना पहले, चुनाव के 1 महीने पहले टीएस बाबा साहब घूम घूम कर पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? बताइए कि कांग्रेस सरकार आप लोगों के लिए क्या कर सकता है। पूछा था कि नहीं पूछा था आपने? क्या पूछा था? क्या चाहिए? तब आप लोगों ने क्या कहा था? नियमितीकरण। बाबा साहब ने कहा था, और बाबा साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी ने
घोषणा पत्र लॉन्च करते समय और मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते समय कहा था, ये जो घोषणा पत्र हम जो गंगा जल लेकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के लिए लाए हैं, इसके अंदर एक एक चीज यदि 10 दिन के अंदर पूरा नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अभी पिछले दिनों संसद घेराव की बात चली। वहां एक नारा चल रहा था यूथ कांग्रेस का, बहुत आप लोगों ने सुना भी होगा सोशल मीडिया में। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये वीडियो आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? देखा था कि नहीं देखा था? पर माननीय राहुल गांधी जी इस वीडियो को देखना भूल गए। यदि उनको ये वीडियो मिल जाता, यदि उनको ये वीडियो मिल जाता, तूने अपने शपथ पत्र, सीएम के शपथ के दिन अपने वादे याद आते कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यदि वर्ड टू वर्ड 10 दिन के अंदर में सरकार लागू नहीं करती तो हम अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे। बाबा साहब संघर्ष करो, सब अनियमित कर्मचारी आपके साथ हैं। क्योंकि आए तो बाबा साहब थे ही ना, उस समय चेहरा कौन था? बाबा साहब ही थे ना, घोषणा पत्र उन्होंने ही बनाया था ना। तो आज घोषणा पत्र को 100% लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए किसकी है? बताइए किसकी है? आवाज जोर से आना चाहिए। बताइए किसकी है? बताइए किसकी है? तो बाबा साहब को संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री के सामने कैबिनेट में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। या सिर्फ बयान देकर शांत हो जाए? आज इस मंच के माध्यम से बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा